आदित्य, तपेश्वर, आर यू देयर? मेरी आवाज आ रही है आपको? तपेश्वर, आर यू देयर? आर यू ऑडिबल? आवाज आ रही है सर? बेटर। अब सही है। आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। ओके, गुड। थोड़ा बताएं अपने बारे में, फिर स्टार्ट करते हैं। अ, सर मेरा नाम तपेश्वर प्रसाद है सर। मैं यहाँ पे मणिपाल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। कहाँ पे? ये मणिपाल जयपुर सर। मणिपाल, जयपुर में? ये सर ये सर। ओके। क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन? नहीं सर, मैं ऑलरेडी मैं ग्रेजुएट हूँ सर। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर यहाँ पे। ओके, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखता हूँ मैं सर। ओके, ओके, गुड। तो कभी मार्केट में ट्रेड किया है क्या? बिल्कुल नहीं सर, बट ऐसे हम यूट्यूब सब पे देखते हैं। तो मैं थोड़ा था बहुत पॉलिश मेरे एक दो दोस्त को देखते हैं कभी करते हुए, बट मुझे ज़्यादा समझ में कुछ तो नहीं आती है। तो बट सिर्फ स्क्रीन देख देख के मुझे लगता है नहीं अच्छा। चलो, कोई ठीक है। बात नहीं। डीमेट अकाउंट भी कभी ओपन नहीं किया आपने? नहीं सर, डीमैट अकाउंट भी में मैं एक्टिव नहीं। ओके, ठीक है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। जी मेरा नाम पुनीत कामरा है और मैं कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। और मैं जी मार्केट सर। में 2007 से हूँ। और टीचिंग जी में मेरे को मोर देन 7 इयर्स हो गए, और मैं मोर देन 1500 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, ठीक है। और मैंने मार्केट के सारे अप एंड डाउन देखे हैं। जो 2008 का क्रैश था वो भी मैंने देखा है। जी 2015-16 में जो क्रैश हुआ था वो भी देखा था, और 2020 कोविड वाला क्रैश है वो भी मैंने देखा है। तो जितने भी मार्केट के अप एंड डाउन है उनसे मैं गुजर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप मेरे को रोक के कहीं पे भी पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है जिसपे कैपिटल मार्केट एंड इट्स ऑपरेशन लिखा हुआ है? ओके। ये सर ये सर। एक्चुअली में जो भी मार्केट होती है, जहाँ पे भी पैसे का लेन देन होता है, उसको कैपिटल मार्केट कहा जाता है, ठीक है। तो यस। इसी तरीके से ये स्टॉक मार्केट को भी कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर दो तरह की मार्केट होती है। एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब प्राइमरी मार्केट क्या होती है?
आईपीओ का नाम सुना आपने? आईपीओ ये सर नाम सुना हूँ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। लाइक जैसे कोई भी कंपनी है, कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए या न्यू प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसकी जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो बैंक्स पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनको हजारों करोड़ चाहिए होते हैं, 10,000 20,000 करोड़, तो ये बैंक पूरा नहीं कर पाते। तो ये खाली पब्लिक ही पूरा कर सकती है, क्योंकि पब्लिक के पास बहुत पैसा है। हमारी हिंदुस्तान की जो पब्लिक है ना, इनके पास बहुत सारा पैसा है। तो ये क्या करते हैं, आईपीओ लेके आते हैं। ठीक है। अब आईपीओ में दो तरह का आईपीओ होता है। एक तो होता है जो इक्विटी वाला होता है आईपीओ, जैसे रिलायंस ट्रेड होता है मार्केट के अंदर। ठीक है। और टाटा मोटर्स ट्रेड होता है। इस तरीके के मोर देन 6,000 शेयर्स हैं हमारी मार्केट में जो ट्रेड होते हैं। तो ये अपना आईपीओ लेके आते हैं, या तो वो स्टॉक्स के फॉर्म में हो सकता है या फिर वो डेट के फॉर्म में हो सकता है। अब डेट क्या होता है, जैसे हम किसी भी बैंक के अंदर एफडी कराते हैं ना, तो वो एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। कंपनी क्या करती है कि अपनी स्कीम लॉन्च करती है, उसके अंदर हमें एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट पे करती है। लाइक एफडी का इंटरेस्ट अगर 8% है, तो वो 10 या 11% हमें ऑफर करती है। और उनका ना लॉक इन पीरियड होता है कि 3 साल 5 साल आप है ना पैसे वो निकाल नहीं सकते, वो आपके लॉक हो जाते हैं। मतलब एक तरह से वो आपसे उधार ले लेती है, लोन बैंक से लेने की जगह पब्लिक से लोन ले लेती है। पब्लिक को बेनिफिट हो जाता है कि इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, और उनको ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। एक तो ये होता है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टॉक होता है कि वो मार्केट के अंदर शेयर्स लेके आती है आईपीओ के द्वारा, जिसको हम लोग सब इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, और वो आईपीओ फिर लिस्ट होता है। ठीक है। अब जब आईपीओ मार्केट में लेके आना होता है तो इनको क्या करना पड़ता है, तो इनको अपनी जो भी बैलेंस शीट समझते हैं आप? जैसे ये अकाउंट सब में जो बैलेंस शीट होते हैं कंपनी हाँ, सब राइट। की। तो ये क्या होता है, कंपनी की बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में बेसिकली क्या होता है कि कंपनी की एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, कंपनी की नेटवर्थ होती है, कंपनी की सेल्स कितनी है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो अपनी सेबी के पास लेके जाती है और एक्सचेंज के पास लेके जाती है। फिर जब एक्सचेंज और सेबी, सेबी जानते हैं आप? नहीं सर, से भी नहीं जानते सर। ओके। सेबी सेबी जो होती है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका नाम है, फुल फॉर्म जो है सेबी की। और ये एक है ना रेगुलेटरी है। जैसे हम किसी मोहल्ले में रहते हैं, वहां पे आरडब्ल्यूए बनी होती है। हाँ हाँ। आरडब्ल्यू बनी होती है, वो इसलिए बनी होती है कि जो वो मोहल्ला है उसको मेंटेन कर पाए, और कोई भी अगर किसी भी तरह की गड़बड़ कर रहा है तो उस पर पेनल्टी लगाए या उसको मतलब दंड दे सके। ठीक है। हम्म। तो इसी तरीके से सेबी है, और ये एक है ना रेगुलेटरी बॉडी है। अगर मार्केट के अंदर कोई भी गड़बड़ करता है ना, तो या तो मार्केट उस पर पेनल्टी लगा देती है या उसको उठा के बाहर फेंक देती है, मतलब उसके लिए ट्रेडिंग बंद कर देती है, या कंपनी पे पेनल्टी लगा देती है। इस तरीके से होता है। तो जो भी कंपनी या जो भी ट्रेडर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं ना, उसको है ना सेबी के जो नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अब सेबी के अलावा किसके पास जाता है, जब जाती है कंपनी जब आईपीओ लेके आना होता है, वो जाती है एक्सचेंज के पास। आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है? जी सर। ठीक है। ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर मोर देन 20 एक्सचेंजेस हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। उसके बाद आती है मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। अब ये मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जिसके अंदर कमोडिटीज ट्रेड होती है, जिसमें हम गोल्ड सिल्वर ट्रेड करते हैं। आपको पता है गोल्ड और सिल्वर भी ट्रेड होता है ऑनलाइन? ये सर, ये सर। जी जी जी। तो ये इस तरीके से एक होती है नेशनल आपका डेरिवेटिव्स कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसको एनसीडीएक्स बोलते हैं। उसके अंदर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो होती हैं वो ट्रेड होती है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब भी ट्रेड होता है। और मेंथा ऑयल हो गया, इस तरह की बहुत सारी कमोडिटीज जो एग्रो कमोडिटीज है, जो उगाई जाती है खेतों में, उस तरह की कमोडिटीज भी ट्रेड होती है। ठीक है। तो ऐसी हमारी इंडिया के अंदर 23 जो एक्सचेंजेस हैं। और इनमें से जो फेमस एक्सचेंजेस हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी और एनसीडीएक्स। ठीक है। ये कुछ 4 एक्सचेंजेस हैं जिसके अंदर बेसिकली ज्यादा लोग एक्टिव हैं, और इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है। और इसके अंदर ट्रेड्स होते हैं। और मोर देन, इसमें जो स्टॉक्स हैं वो मोर देन 6,000 लिस्टेड है। ठीक है। क्लियर है अभी तक?
जी ठीक है। अब जब आईपीओ लेके आना तय होता है किसी कंपनी को, तो उसका प्राइस कैसे सेट होता है? एक प्राइस होता है उसका, कि लाइक 10 रुपए पे लॉन्च हो रहा है शेयर, 100 रुपए पे हो रहा है, या एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट पे लॉन्च हो रहा है शेयर। तो उसकी जो उसकी फेयर प्राइस वैल्यू होती है, वो भी सेबी और एनएससी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकर की हेल्प लगती है। इन कंपनी को पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना पड़ता है, अपना पूरा जो भी बैलेंस शीट है वो डिस्कस करना पड़ता है। उसके बाद जब वो सेबी और आईपी एनएससी के पास या बीएससी के पास जाती है लिस्ट करने के लिए, तो वो देखते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या कह रही है। उसके अकॉर्डिंगली देन वो मार्केट के अंदर जो वैल्यू है उसकी प्राइस की डिस्कवरी होती है कि ये शेयर इतने पे आना चाहिए। ठीक है। ये कौन डिसाइड करते हैं सर? ये सर बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, और जो मार्केट के जो सेंटीमेंट्स होते हैं और सेक्टर का जो ट्रेंड होता है। लाइक जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज है। आपको ये अगर नई ऑटो सेक्टर की कंपनी मार्केट के अंदर आ रही है आईपीओ अपना लेके, तो पहले देखा जाता है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या है। मार्केट अप जा सकती है, नीचे जा सकती है। फिर सेक्टर को देखा जाता है कि सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाती है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को कितने फंड चाहिए और कंपनी कितने शेयर्स लाना चाहती है। तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस डिस्कवरी होती है। ओके सर। ठीक है। अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं और आईपीओ मार्केट के अंदर आ जाता है, तो इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है, मतलब अप्लाई कौन कौन कर सकता है? इसके अंदर अप्लाई करते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स हो गए, जैसे आप हो गए, हम हो गए। ठीक है। मतलब जो छोटी पूंजी वाले लोग हैं, जो 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए लेके बैठे हुए हैं, ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद होते हैं एचएनआई। एचएनआई क्या होते हैं, आपको पता है? जी। ओके। एचएनआई एक्चुअली में ये एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, जो कि अपने जैसे कोई 5 लोग हैं, 5 लोग क्या करते हैं, अपने 50-50 करोड़ रुपए मिलाते हैं। इनके पास 250 करोड़ हो जाता है। 250 करोड़ का ये क्या करते हैं, अपनी एक फर्म क्रिएट करते हैं, उससे अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और उससे ट्रेड करते हैं। मतलब बिग प्लेयर्स होते हैं, वो रिटेलर से बड़े होते हैं। ठीक है। रिटेलर तो 10-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ से काम करता है, ये थोड़ा बड़े अमाउंट से काम करते हैं, इसलिए इनको एचएनआई बोला जाता है, एचएनआई ग्रुप्स बोला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद कौन इन्वेस्ट करता है आईपीओ के अंदर? इसके बाद इन्वेस्ट करते हैं जो डीआईआईज होते हैं। डीआईआईज आपने सुना है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नहीं सर। ये जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी होती है उनको हम डीआईआईज भी बोलते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सर सुना हूँ। सॉरी। हाँ सर सुना हूँ, म्यूचुअल फंड। जो भी ये म्यूचुअल म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनको हम डीआईआईज के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से एफआईआईज होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। अभी क्या है कि हमारी जो कंट्री है ये डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है ना। तो डेवलपिंग कंट्री है, तो फॉरेनर्स जो भी हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो इंडिया है इसके अंदर है ना ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने की जगह हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हायर रिटर्न्स निकल के आता है। हाई रिटर्न निकल के आता है, तो इसलिए वो लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे सिंगापुर का कोई बैंक होगा या कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। या फिर जर्मनी का कोई होगा, या एक्स वाई जेड कोई भी कंट्री का, मतलब कोई भी अदर कंट्री का कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एचएनआई ग्रुप या बैंक, वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, जिनको हम एफआईआईज बोलते हैं। ठीक है। सर। उसके बाद कौन हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है आईपीओ के अंदर? उसके बाद करते हैं पार्टिसिपेट जो बिग शॉट्स होते हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी थे जो कि गुजर गए थोड़ा टाइम पहले। हम्म। सुना है आपने नाम? बिल्कुल सुना हूँ सर, बिल सुना गेट्स हूँ। का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल ये गेट्स। जो बिग शॉट्स है, ये उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अब जब ये सब्सक्राइब हो जाता है पूरा, इसका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 3 या 4 दिन के लिए ये खुलता है। और ये सब इसको है ना, जब ये सब लोग अप्लाई कर लेते हैं तो 3 या 4 दिन बाद वो जो भी आईपीओ होता है वो बंद हो जाता है। उसके बाद उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते, एक टाइम लिमिट होती है। फिर उसके कुछ दिन बाद वो मार्केट के अंदर ना लिस्ट होता है। अब जो जिस मार्केट में लिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अच्छा अच्छा। ठीक है। इसमें कौन सा मार्केट, इसमें कौन ट्रेड करते हैं सर सेकेंडरी मार्केट में? हाँ, उस पे आ रहा हूं मैं। अब क्या होता है, जैसे हम आईपीओ की बात कर रहे थे,
आईपीओ में अगर हमें इन्वेस्ट करना होता है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये आईपीओ अच्छा है या ये आईपीओ अच्छा नहीं है? अभी तो बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर, यस सर। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको? इसमें लिखे हुए हैं जी आईपीओ। सी टू सी, यस सर। राजेश, आरबीडीएल। ये एक दो हम्म। तीन चार, इस टाइम 5 आईपीओ खुले हुए हैं जिसके अंदर हम जी। अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। और इसमें डेट भी मेंशन है कि 22 तारीख से 28 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो, और ये प्राइस है, और आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो करना है वो इतना करना है। हम्म। आर यू गेटिंग? समझ में आ यस रहा है आपको? सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। है सर? जी सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अंदर हम जो भी 4 से 5 दिन हमें मिलते हैं अप्लाई करने के, उसके अंदर हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं। फिर एप्लीकेशन के बाद क्या होता है? एक सेकेंड, स्क्रीन चली गई। एप्लीकेशन के बाद क्या होता है? ये जो लोग हमें, जैसे हमें पता है कि ये 5 आईपीओ हैं, 5 में से एक कोई अच्छा हमें लग रहा है। अब अच्छा कैसे लग रहा है? हम उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम बैलेंस शीट रीड करना सिखाते हैं कि कंपनी यस की सर। क्या ग्रोथ है, कंपनी डेट फ्री है या नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है। ग्रोथ कितनी चल रही है, सेल्स कितनी चल रही है, प्रॉफिट कितना चल रहा है। ठीक है। तो जी। उसको एनालाइज करके हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस हमें आना चाहिए। ठीक है। अब फंडामेंटल एनालिसिस के दो यूजेस होते हैं। एक तो आईपीओ जब अप्लाई करना होता है तब वो यूज होता है। एक जब हमें 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कभी किसी कंपनी में पैसा लगाना पड़ता है, तो हम उसकी पूरी बैलेंस शीट रीड करते हैं कि क्या स्टेटस है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए और आईपीओ के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस आना कंपलसरी है। ठीक है। अब होती है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंड फंडामेंटल एनालिसिस करके हमने ये देख लिया कि इनमें से एक कंपनी बेस्ट है। अब उसकी लिस्टिंग की उस। बारी आती है सेकेंडरी मार्केट में। जब वो लिस्ट होती है तो वो हम्म। कभी, अगर अच्छी कंपनी होती है तो वो गेन के साथ लिस्ट होती है। मतलब 100 रुपए का शेयर हमने अप्लाई किया था, वो 120, 150 या 200 रुपए भी लिस्ट हो सकता है। तो कई लोग क्या होते हैं, वो दो मतलब लिस्टिंग गेन लेके निकल जाते हैं। हम सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर वो लिस्ट होता है। ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में जब आईपीओ लिस्ट होता है तो वो सबके लिए अवेलेबल होता है कि कोई भी उसके अंदर कभी भी ट्रेड कर सकता है, कभी भी खरीद सकता है, कभी भी बेच सकता है। जैसे अभी मार्केट में मोर देन 6,500 मैंने आपको बताया शेयर्स अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। तो एक टाइम पे क्या हुआ होगा कि एक टाइम पे उनका आईपीओ आया होगा। आईपीओ आने के बाद वो लिस्ट हुए होंगे। लिस्ट होने के बाद वो सबके लिए अवेलेबल है कि उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये मार्केट चलती है। अब सेकेंडरी मार्केट के अंदर जब ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड को, ट्रेड हमारा सही है या नहीं है, उसको एनालाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसको हमें एनालाइज करने के लिए चाहिए टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट। ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर, जी सर। टेक्निकल एक एनालिसिस जो होता है, एक वो ऐसा मेथड होता है जिसको हम इवेल्युएट करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो मूवमेंट है प्राइस की वो कहाँ जाने वाली है, उसका हिस्टोरिकल प्राइस देख के। ठीक है। जी। और जो हिस्टोरिकल प्राइस का डेटा है वो हमें कहाँ मिलता है? वो हमें मिलता है ब्रोकर की नहीं। साइट पे, एक्सचेंज की साइट पे। ठीक है। जी। और आजकल बहुत सारे मार्केट के प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे एप्लीकेशंस भी है, जैसे ट्रेडिंग व्यू है, या और भी बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जहाँ पे हमें वो डेटा मिलता है। उनकी ठीक है। कंपनी का। जो भी प्राइस का डेटा होता है, क्योंकि हमें यस। मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्राइस का डेटा चाहिए कि हम उस प्राइस को रीड करके हम फ्यूचर का प्राइस प्रिडिक्ट कर सके कि यहाँ तक प्राइस जा सकता है। जी। अब वो जो प्राइस का डेटा है वो हमें दिखता कैसे है? वो हमें दिखता है चार्ट की फॉर्म में। अब देखो ये नेक्स्ट जो मेरी पीपीटी ओपन हुई है, इस तरीके से हम्म। कुछ दिखाई देता है। हम्म। विजिबल है आपको? लाइन चार्ट लिखा हुआ है, लाइन चार्ट। हाँ, लाइन चार्ट।
ठीक है। तो इसी तरीके के तीन चार्ट होते हैं। लाइन चार्ट होता है, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि आज मार्केट कितने पे क्लोज हुई। ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस बताता है सिर्फ। उसके बाद दूसरा चार्ट आता है बार चार्ट। बार चार्ट का जो चार्ट होता है वो इस तरीके से कुछ विजिबल होता है कि कुछ जी सर। रेड कलर के बार बने हुए हैं, कुछ ग्रीन कलर के बार बने हुए हैं। अब हम बार्स को समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। बार बेसिकली क्या होता है? जो ग्रीन बार होता है वो ये बताता है कि आज मार्केट जो है वो ऊपर गई है, और जो रेड वाला बार है वो बताता है कि आज डाउन डे है, आज मार्केट नीचे गई है। अब हम इसको रीड कैसे करते हैं? जब सुबह 9:15 बजे मार्केट जब ओपन होता है, और ओपन होने के बाद जो फर्स्ट ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग प्राइस, जो कि आप देखोगे बार में लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड पे एक स्टिक निकली है, उसके सामने लिखा हुआ है ओपन। जी सर। जी सर। तो वो होता है हमारा ओपनिंग प्राइस। और ऐसे ही जब मार्केट 3:30 पे बंद होता है और जो लास्ट ट्रेड होता है जिस रेट पे, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस, जो कि बार के राइट साइड पे ऊपर लिखा हुआ है। एम आई राइट? ये सर। ठीक है। तो इसी तरीके से ओपन और प्राइस की तरीके से ही मार्केट के अंदर पूरा दिन जो भी फ्लक्चुएशन होती है, जो भी हाई रिकॉर्ड होता है या जो भी लो रिकॉर्ड होता है, वो भी इसी बार के अंदर आ जाता है कि लो प्राइस आज का ये था, हाई प्राइस ये था, ओपन प्राइस ये था, और क्लोज प्राइस ये था। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही जो रेड बार है उसके अंदर देखो, ओपन प्राइस जो है वो ऊपर है और क्लोज प्राइस नीचे है। तो इसका मतलब यह है कि जब सुबह मार्केट खुली तो वो ओपन तो ऊपर हुई थी, बट प्राइस जब बंद होते होते नीचे आ गया, तो इसका मतलब यह है कि आज डाउन डे है, मतलब आज जो है सेलर एग्रेसिव है। ये सर हर मिनट में भी चेंज होते रहता है क्या, पूरा जी जो जी अप जी। डाउन अप? इसके है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है जिस पे एक चार्ट दिख रहा है? ये सर। ये सर। अब ये हाँ। देखिए, जहां पे मेरा कर्सर है यहाँ पे लिखा है 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये सर। 1 आवर। 30। ये डी से लिखा हुआ है डेली, वीकली, ये 1 वीक का लिखा हुआ है, ये मंथली लिखा हुआ है मंथ। ठीक है। ये ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स क्यों होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम डिफरेंट डिफरेंट टाइम को ट्रेड करने के लिए होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और हम इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। अगर हम 2 या 3 दिन के लिए ट्रेड करने कर रहे हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। अगर हम हफ्ता 10 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइम फ्रेम हमें यूज करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंट टाइम फ्रेम जो है हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि डिफरेंट टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक जो है ये मंदी कर रहा है या तेजी कर रहा है। ठीक है। तो उसको एनालाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? चार्ट, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। उसी स्लाइड पे हम दोबारा चलते हैं। ठीक है, समझ में आया ये आपको? जी सर। जी सर। अच्छा, बार चार्ट की तरह ही होती है कैंडल स्टिक्स। आपने देखा होगा आजकल बहुत एड्स आती हैं गूगल पे या फेसबुक पे, जिसमें ये चार्ट्स बने होते हैं, इस तरीके से जी। कैंडल्स बनी होती हैं। हम्म। या यूट्यूब पे भी जो आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें इस तरह का चार्ट दिखाते होंगे जिसमें कैंडल्स बनी होती है। देखा है आपने ऐसे कैंडल्स बनी होती है चार्ट पे? जी। जी सर। जी। तो ये जो कैंडल्स होती है ये भी बार की तरह हमें बताती हैं कि ओपन प्राइस क्या है और क्लोज प्राइस क्या है। बट इसको देखना थोड़ा सा, इसकी विजुअलाइजेशन जो होती है वो थोड़ी सी अच्छी होती है, तो हमें इजीली पता लग जाता है कि अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है तो आज इसका मतलब अप डे है, और रेड कलर की कैंडल बनी है तो आज मतलब डाउन डे है। जी ठीक सर। है। ये समझ में आ रही है कैंडल की क्या हो सकती है? जी। नीचे खुली है देखो, ओपन नीचे हुई, नीचे से ऊपर गई तो ग्रीन कलर की कैंडल है, और अगर ऊपर ओपन होके नीचे जा रही है तो वो रेड कलर की कैंडल है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया कैंडल स्टिक, इस अब कैंडल स्टिक को समझते कैसे हैं उसको हम्म। हम निकालते हैं एक प्रेजेंटेशन के अंदर। ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है?
जी सर जी। अब इस चार्ट के अंदर देखो आप, नीचे एक जगह पे लिखा हुआ है बुलिश एनगल्फिंग। जी सर। यहाँ पे लिखा हुआ है बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश लिखा हुआ है। हम्म। तो इस तरह के बहुत सारे कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं वो हम हम्म। क्लास के अंदर बताते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंडल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनकी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कैंडलस्टिक बन रहा है तो उसके अंदर कितने बायर हैं या कितने सेलर हैं वो हम एनालाइज करना सिखाते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जैसे ये इन एनगल्फिंग बुलिश है, हम्म। ठीक है। इसी तरीके से ये एनगल्फिंग बियरिश है, देखो यहाँ से जब ये कैंडलस्टिक बना तो मार्केट नीचे चला गया, हम्म। ठीक है। ये एनगल्फिंग बेरिश है, मार्केट जब जहाँ यहाँ पे खुला तो नीचे चला गया। ऐसे ये बुल पियर्सिंग है, ये येलो कलर से जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्केट खुला तो ऊपर चला गया। देख रहे हो आप? जी सर जी सर। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स की डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी होती है। और मल्टीपल कैंडल्स हम इसमें सिखाते हैं, जिसके अंदर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है, मतलब जो सिंगल कैंडल से बनता है। डबल कैंडलस्टिक हम्म। पैटर्न भी होता है जो दो कैंडल से बनता है, और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है जो तीन कैंडल से बनता है, ठीक है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनते हैं वो कहाँ पे बनने चाहिए उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो भी हम इसमें बताते हैं, ठीक है। जब ये चार्ट हमें कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंगली देखना आ जाता है तो उसके बाद हम सिखाते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। मतलब ट्रेंड किस तरफ का है, मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, गाड़ी जी ठीक है। सर। एक तो होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, हम 100 रुपए का खरीद के 110 रुपए का बेच देते हैं, उसको तो बोलते हैं कि बाइंग साइड पे हम है। एक होती है मार्केट में शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट हम्म। सेलिंग में क्या होता है कि जब मार्केट नीचे आ रही होती है उसमें भी हम मुनाफा कमा सकते हैं। मैं कैसे कमा सकती हूँ सर? उसमें मुझे ऐसे जानना। कमा सकते हैं कि लाइक अगर कोई शेयर 100 रुपए का है, उसको हम 100 रुपए पे बेच के जब वो नीचे आए 95 रुपए के पे, तो हम 95 रुपए पे खरीद के मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ जी सर। उसको बोलते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। अब वो जी शॉर्ट सेलिंग भी डिफरेंट तरीके की होती है, उसकी डिटेल में हम क्लास के अंदर बात करेंगे, सर। ठीक है। अब जैसे ये हम बात कर रहे थे कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, कि एक कैंडल स्टिक का मतलब कुछ है, दो कैंडल स्टिक का मतलब कुछ है, तीन कैंडल स्टिक का मतलब कुछ है, और ऐसे इनमें भी बहुत सारे काइंड है। इसी तरीके से होते हैं चार्ट पैटर्न्स। अब चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, जब ये कैंडल स्टिक से हमारा चार्ट बनता है ना, तो उस पे कैंडल स्टिक्स की कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होती है जो कि हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। उनके कुछ ये नाम होते हैं, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल, फ्लैग्स, कप एंड हैंडल, ये सब तरह के है ना कुछ पैटर्न्स होते हैं। और वो दिखाई किस तरीके से देते हैं, वो दिखाई देते हैं इस तरीके से। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको बना हुआ, जी सर जी सर। इस ट्रायंगल से बाहर निकला प्राइस तो देखो कितना ऊपर गया। देखो इस ट्रायंगल से बाहर निकला तो प्राइस नीचे जा रहा है। जी। इस ट्रायंगल से प्राइस निकला है बाहर, अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हुआ है। अब ये देखिए इस ट्रायंगल से निकला तो ऊपर जा रहा है। तो इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट हमारे है ना ट्रायंगल्स होते हैं, और शेप्स भी होती हैं जो कि मार्केट में हमें बताती है कि एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। मैं आपको डिफरेंट शेप्स भी दिखाता हूँ। ये पूरा प्रैक्टिकल के साथ हम सिखाते हैं इसको, प्रैक्टिकल चार्ट पे, लाइव चार्ट्स पे सिखाते हैं। अब देखो ये डिफरेंट शेप है, हम्म। ये डिफरेंट शेप है, इसको बोलते हैं फॉलिंग चैनल। हम्म। ये देखो ये है राइजिंग चैनल। अच्छा। तो जो डिफरेंट डिफरेंट शेप हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे और डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम को एनालाइज करने के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। और ये हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि मार्केट आगे कहाँ जाने वाला है, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन को रीड करना सिखाते हैं कि इसकी फॉर्मेशन हो रही है तो कैसे होगी, कौन सा पॉइंट कहाँ पे बनना चाहिए, कौन सा पॉइंट कहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर सुना है आपने नाम? नहीं सर। नहीं सुना, ओके। तो ये चार्ट विजिबल है आपको? जी सर। चार्ट पे कुछ लाइंस बनी हुई है, इन लाइंस को कहते हैं मूविंग एवरेजेस, जो कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये एक इंडिकेटर होता है। जो इंडिकेट दो तरह की इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो होता है इंडिकेटर, एक होता है ऑसिलेटर।
इंडिकेटर जो होता है वो प्राइस पे लगाया जाता है, जैसे कि इस पे मूविंग एवरेज लिखी, मूविंग एवरेज बनी हुई है, रेड कलर की लाइन, ग्रीन कलर की लाइन और ग्रे कलर की लाइन। जी सर। राइट। हाँ। इसी तरीके से ऑसिलेटर्स होते हैं, जो नीचे बना हुआ है ये ऑसिलेटर है, जो प्राइस के नीचे हम लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। जी सर। क्योंकि ऑसिलेटर क्या होता है, आपने घड़ी देखी है, जो घड़ी जी होती सर। है हम लोगों के घरों में, किसी किसी के घर जी में सर। पेंडुलम वाली घड़ी होती है जो कि ऐसे चलती है, जी सर। एक रेंज में चलती है। हम्म। तो ऑसिलेटर जो होता है वो एक रेंज में 0 to 100 की रेंज में चलता है, बट वो हमें प्राइस की स्पीड बताता है, प्राइस का मोमेंटम बताता है, और प्राइस को जज करने का तरीका बताता है कि कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए और कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके सर। ठीक है। तो ये इस तरह के मल्टीपल इंडिकेटर्स और मल्टीपल ऑसिलेटर्स हम कोर्स के अंदर कवर करते हैं, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी है जो वो 80 से अबव जाती है, और हमें एक्यूरेट ट्रेड लेने में मदद करती है, जिससे हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब इसके जी। बाद आ जाते हैं हम ऑप्शंस पे। ऑप्शंस नाम सुना है आपने? जी सर, ऑप्शन सुना हूँ। ऑप्शन बेसिकली डेरिवेटिव का पार्ट होता है। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव जो होता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड होती है किसी एसेट पे। जैसे हम समझते हैं, जैसे शुगर केन होता है, गन्ना होता है ना, गन्ना। तो हम्म। हमारी जो चीनी होती है, जो हम चाय में डाल के चीनी खाते हैं, जो चीनी होती है जी। उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? गन्ने पे डिपेंड करती है। अगर गन्ने की प्राइस बढ़ती है या डिमांड बढ़ती है, तो चीनी की प्राइस भी बढ़ने लगती है। इसी तरीके से गन्ने की प्राइस घटती है तो चीनी की प्राइस भी घटने लगती है। तो जो डेरिवेटिव होता है ना, इसके अंदर दो वर्ड हम यूज करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये दो तरह के इसमें डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब इनकी जो वैल्यू होती है वो किसी स्टॉक से या किसी इंडेक्स से ली गई होती है। इंडेक्स के बारे में आप जानते हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये आपने सुना है, बैंक निफ्टी। सर हाँ सर, जब भी ये टाइप का खुलता है ना तो वहाँ पे दिखाता है हैप्पी जी 50। जी 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 जी। सर। निफ्टी 50 बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, उससे आपको और अच्छा से पता लग जाएगा। निफ्टी 50 का मतलब होता है कि जो टॉप 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप बना के जो भी वैल्यू निकल के आती है, वो इंडेक्स की वैल्यू है निफ्टी 50 की। तो मतलब जी सर। अगर आपको 50 कंपनियों में पैसा लगाना है, आप 50 कंपनियों में पैसा लगाने की जगह आप निफ्टी 50 में भी पैसा लगा सकते हैं। निफ्टी 50 में पैसा लगाने से क्या होता है कि आपकी जो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है उनमें पैसा लग जाता है। तो ऐसे ही जो निफ्टी 50 की वैल्यू इन सबको मिला के बनती है, तो इसी के जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन होते हैं, उसकी जो वैल्यू ली जाती है वो निफ्टी 50 की वैल्यू से ली जाती है। जैसे हमने शुगर केन से शुगर की वैल्यू ली थी। ठीक है। तो जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं उसकी जो भी वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है कोई भी एसेट से। वो स्टॉक्स भी हो सकते हैं, वो कमोडिटी भी हो सकते हैं, वो करेंसी भी हो सकते हैं। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस का काम क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये होता है कि अगर आज हम रिलायंस के 500 शेयर खरीदने जाएं, तो हमें चाहिए 7.5 लाख रुपए। जी। ठीक है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम अगर जाते हैं और हमें 500 शेयर खरीदने हैं, तो हमें 7.5 लाख रुपए नहीं देने पड़ते, हमें खाली 1.5 लाख रुपए मार्जिन मनी देना पड़ता है। उससे क्या हो जाता है, एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और हम उसको इजीली ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है। अब ये तो बताया मैंने फ्यूचर का। अब जो ऑप्शन होता है, अगर हम किसी भी एसेट का ऑप्शन खरीदते हैं, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो हम 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम 50,000 रुपये बयाना दे देते हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं सर। बट हमारे पास 3 महीने का समय या 2 महीने का समय होता है कि हमें वो 50,000 रुपये का बयाना आगे, मतलब पूरी पेमेंट करनी है या नहीं करनी है, वो हमारी मर्जी होती है। ठीक है। तो ये जी जो सर। 50,000 रुपये जो होता है, ये क्या होता है, प्रीमियम हमने एक तरह से दे दिया सामने वाले को कि ये हमारे बुक कर दे, ये हम खरीद लेंगे जैसे 2 महीने बाद। तो जो 50,000 रुपये हैं वो हमारा ऑप्शन हो गया एक तरह से। इसी तरीके से सपोज हमें लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाने वाला है, तो हमने 1,500 रुपये का शेयर है, बट हमने 1,500 रुपये का ना लगा के उसका कोई 50 रुपये का ऑप्शन खरीद लिया।
जब रिलायंस ऊपर जाएगा तो वो 50 रुपए वाला जो ऑप्शन है वो भी ऊपर जाने लगेगा। बट जब हम रिलायंस 200 शेयर खरीदेंगे 1500 रुपए के, तो हमारे लगेंगे 3 लाख रुपए। और वही अगर हम 200 ऑप्शन खरीदेंगे तो हमारे लगेंगे 10,000 रुपए। तो कम पैसे में ज्यादा मुनाफा ऑप्शन से हम कमा सकते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन को कैसे एनालाइज करते हैं? ऑप्शंस के लिए भी बहुत सारा डेटा मार्केट में अवेलेबल होता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। ये आपको स्क्रीन दिख रही है, लेफ्ट साइड पे ऊपर सेंसिबल लिखा हुआ है और नीचे ये कुछ कॉल और पुट लिखा हुआ आ रहा है और डेटा लिखा हुआ आ रहा है इसका। जी सर। तो कैसे रीड करना है ये भी हम क्लास में बताते हैं। इसको रीड करने से पता लगता है कि हमें कौन सा कॉल लेना चाहिए या कौन सा पुट लेना चाहिए जिससे हम मुनाफा कमा सकते हैं। जी सर। ठीक है। और इसी तरीके से ऑप्शन की भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने उसकी आपको बताई चार्ट्स की, कि हम कैंडलस्टिक पढ़ेंगे, हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे, हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। ऐसे ही होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पढ़ेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेसिस्टेंस है। ठीक है। फिर हम ट्रेडिंग प्लान बनाना सीखेंगे कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट लेना चाहिए। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे कि हमारा जो ट्रेड है वो एकदम सही जाए, गलत ना हो। तो बहुत सारी मल्टीपल चीजें हम इस कोर्स के अंदर सीखते हैं। इसी तरीके से ऑप्शन के अंदर ऑप्शन चेन एनालाइज करेंगे, स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि हमें लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। इस तरीके की कुछ स्ट्रेटेजीज होती है मार्केट में कि अगर हमें लॉस 10 रुपए का हो रहा है तो हमें प्रॉफिट 40 रुपए का हो, 30 रुपए का हो, इस तरीके से। तो ये मल्टीपल चीजें सीख के हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अब इस कोर्स करने का फायदा क्या है? अगर आप अपनी ट्रेडिंग करना चाहो तो अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। अब कई पर्सन है, जैसे आप तो दूसरी फील्ड के हैं, अगर कई पर्सन है जो जॉब ओरिएंटेड इस कोर्स को लेते हैं तो वो जॉब्स भी कर सकते हैं। तो इस कोर्स के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है। इससे आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को और इनहेंस कर सकते हो। तो मल्टीपल फायदे हैं इसके। ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी इसकी जो डिटेल जो होती है वो हम क्लास में प्रोवाइड करते हैं जब क्लास होती है। तो वो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 1 घंटे के डेमो के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन करना बहुत टफ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं हो 1 घंटे के सकता। अंदर तो एक टॉपिक भी नहीं कभी कभी कवर हो पाता। मैंने तो आपको मल्टीपल टॉपिक्स की थोड़ी 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 चीजें बताई हैं ताकि आपका माइंड क्लियर हो। पहली बात तो ये है कि आपको समझ आ रही है मेरी बात या नहीं। डेमो बेसिकली इसीलिए लिया जाता है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल सर। अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ रही है तो आपको और अच्छे से वहां पे क्लास में और अच्छे से समझ आएगा। उसका रीजन ये है कि उसके अंदर तो हम एक टॉपिक पकड़ेंगे एक दिन का। अभी तो हमने मल्टीपल टॉपिक्स पकड़ लिए। उसमें एक दिन में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो उससे हमारी जो क्लियरिटी है वो बढ़ती है। ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। बाकी आप एक बारी अपने काउंसलर से बात कर लीजिए। अलीशा। जी सर। अलीशा, डेमो मैंने ले लिया है सर का। तो एक बारी आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। ओके सर, मैं कर लेती हूँ कोऑर्डिनेट। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर, सो थैंक मच। यू सर।